एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लॉ वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो सीपीसी हम लोग कवर कर रहे हैं इस फाउंडेशन बैच पे। लास्ट लेक्चर्स बहुत ही अमेजिंग रहे हैं, प्लेंट हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं और आज के सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम लोग रिटन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि डिफेंडेंट ऑपोजिट पार्टी जो रिस्पोंडेंट होता है उसकी प्लीडिंग होती है, उसका पक्ष होता है उस केस में। तो ये जो टॉपिक है, ये जो ऑर्डर है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक हो गया आपका सेट ऑफ और एक हो गया आपका काउंटर क्लेम। दोनों ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सेट ऑफ और काउंटर क्लेम ऑर्डर 8 में दिया गया है और इसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स, मेंस और जो स्टूडेंट्स एलएलबी के हैं उनके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी करता है, साथ ही साथ ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। जिसको नहीं पता है कि एक रिटन स्टेटमेंट क्या होता है, वो एक डिफेंडेंट की प्लीडिंग होती है। डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट के थ्रू अपने केस में पक्ष रखता है, अपनी बात रखता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें आज के सेशन में होने वाली हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि डेली टारगेट क्या है। हम लोग रिटन स्टेटमेंट कवर करेंगे, इसको हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है, प्रोविजंस प्लस केस लॉज, साथ ही साथ सेट ऑफ, रूल 6 अच्छे से कवर करने वाले हैं। ये हम लोग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने वाले हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है कि भाई सेट ऑफ कहाँ दिया गया, ऑर्डर 8 रूल 6, लेकिन इसको हम लोग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में वन लाइनर क्वेश्चन और मेंस के लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ इसी सेशन में आपके लिए। ठीक है, सेट ऑफ के साथ साथ हम लोग काउंटर क्लेम कवर करने वाले हैं। ये बेसिकली ब्रॉड डिवीजन होने वाला है आज के सेशन का। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें रिटन स्टेटमेंट की, रिटन स्टेटमेंट क्या होता है? रिटन स्टेटमेंट क्या होता है? एक प्लीडिंग होती है डिफेंडेंट की, जहां पे वो क्या कर सकता है, वो चाहे तो डिनाई करे या तो वो एडमिट करे वो जो क्लेम्स हैं जो प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में किए हैं। ठीक है, जो भी क्लेम्स किए हैं, जो भी एलिगेशन लगाए हैं डिफेंडेंट के अगेंस्ट, डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट के थ्रू क्या करता है, या तो उसको डिनाई करेगा या तो उसको एडमिट करेगा। यूजुअली वो उसको डिनाई करता है। कौन अपनी गलती मानता है? क्या कोई गलती मानता है आज तक की? कोई अपनी गलती नहीं मानता है, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, राइट। अब WS की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो रचप्पा वर्सेस गुरुदिदप्पा के केस में 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करना चाहा रिटन स्टेटमेंट को, क्योंकि कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन इसकी है नहीं, इसकी कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है, बस ऑर्डर 6 है। ऑर्डर 6 बताता है कि भाई प्लेंट क्या होगा, प्लेंटिफ की प्लीडिंग, और WS क्या होगा, डिफेंडेंट की प्लीडिंग। तो ये ऑर्डर 6 ही है जो बेचारा बता देता है हम लोगों को, क्योंकि स्टैट्यूटरीली ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है ना। आपके सेक्शन 2 में डिफाइंड है जहां पे हम लोग की डेफिनेशंस दी गई है सीपीसी में, और ना ही ये ऑर्डर में डिफाइंड है। तो अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखना चाहें, WS क्या है? इट इज अ टर्म ऑफ अ स्पेसिफिक कोनोटेशन। अब वो कोनोटेशन क्या सिग्निफाई करता है? इट सिग्निफाइज अ रिप्लाई टू द प्लेंट फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट। क्लियर होगी बात? तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। ये आपकी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेके आई हूँ। कई बार ऑर्डर पूछा जाता है तो उसमें आप इंट्रोडक्शन में, इसको आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, WS, और ये स्टूडेंट्स जो LLB के हैं वो भी लिख सकते हैं अपने आंसर में। अगर आपको आंसर राइटिंग के लिए कोई टिप्स चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। आंसर राइटिंग की टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करना, जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। ठीक है, रूल 1 क्या कहता है? ऑर्डर 8 का रूल 1 कहता है कि डिफेंडेंट जो है WS फाइल करेगा अपने डिफेंस में। क्या करेगा? WS फाइल करेगा अपने डिफेंस में। इसमें क्या दिया गया है रूल 1 में? बेसिकली आप देखोगे तो इसमें टाइम पीरियड दिया गया है। इसमें बेसिकली टाइम पीरियड दिया गया है। कहा है कि भाई 30 दिन में जब आपके सम्मन सर्व होते हैं। देखिए, हम लोगों ने जब स्टेजेस ऑफ द सूट्स किए हैं, अगर आपने स्टेजेस ऑफ द सूट नहीं देखा है, जो मेरा लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आई थिंक सीपीसी कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ रहा है यहाँ पे, अगर उसको एक ब्रीफ नॉलेज चाहिए है, आप डिटेल में मत आओ यहाँ पे, आप इस लेक्चर में मत आओ, आप उस लेक्चर में जाओ, उस लेक्चर में जाओ। आई थिंक वो सीपीसी 05 है या 06 है, आई थिंक 04 या 5 है। उस लेक्चर में जाके आप उसमें स्टेजेस देखो, जिससे आपको क्लियर होगा कि एक सिविल वाद जो है वो किस
प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से चलता है, तो वो इंपॉर्टेंट है। अब क्या यहाँ पे सम्मन जब सर्व हो जाता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको WS फाइल करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये दिया गया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग आउटर लिमिट भी कहते हैं, आउटर लिमिट भी कहते हैं। तो कई बार अगर क्वेश्चन में आता है ये कि भाई आउटर लिमिट क्या है, तो सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं बच्चे। आउटर लिमिट यही है कि एक्सेप्शनल केसेस में कोर्ट चाहे तो उसको 90 दिनों तक एक्सटेंड कर सकता है। कहने का मतलब क्या है, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स 30 दिन में करो ही करो। लेकिन अगर आप कोर्ट को सेटिस्फाई कर पाए कि भाई मेरे घर में ऐसी घटना हो गई थी, मेरे जहां मैं रहता हूं वहां पे ऐसी घटना हो गई थी कि मैं निकल ही नहीं सकता, ऐसी कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन अराइज हुई जहां पे कोर्ट को भी लग रहा है कि यार सच में ये नहीं आ सकता था बंदा, तो इसका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दो और इसको 90 दिन का कर दो। तो ये क्या है, दिस इज एन आउटर लिमिट, ठीक है। तो ये जो रूल है ये बेसिकली टाइम पीरियड को डिनोट करता है। इस पॉइंट पे कैलाश वर्सेस नानकू का केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी पॉइंट पे जो आउटर लिमिट पे है ना, आउटर लिमिट पे कैलाश वर्सेस नानकू के केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि यार ये आउटर लिमिट क्या मैंडेटरी है, क्या ये मैंडेटरी है आउटर लिमिट। इस कैलाश वर्सेस नानकू के केस में ये जो आउटर लिमिट पे ये जज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्या ये मैंडेटरी प्रोविजन है, तो ये निकल के आया कि भाई ये मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्टरी है, या इसको फॉलो करना इट इज नॉट मैंडेटरी। इसको मैंडेटरी कहने मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी कि ये कोर्ट को देना है, ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, इट इज रादर डिस्क्रिशनरी। क्लियर हो गई बात। तो ये कैलाश वर्सेस नानकू का लीडिंग केस है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब देखिए रूल 1 एक नया प्रोविजन है, इसको 1999 के अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करी गई है। डॉक्यूमेंट्स अपॉन विच द रिलीफ इज क्लेम्ड, जो हम लोग ने प्लेंट के मैटर में देखा था, ऐसे डॉक्यूमेंट जिस पे रिलीफ क्लेम करी जा रही है। ऑर्डर कौन सा था, ऑर्डर 7 था। रूल कौन सा था जिसमें इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करी गई है कि ये प्लेंटिफ को प्रोड्यूस करने चाहिए, जिसपे प्लेंटिफ अपने क्लेम को रिलाय कर रहा है या अपने जो तथ्य हैं उसको रख रहा है, वो डॉक्यूमेंट्स भी साथ में प्लेंट के आप प्रोड्यूस करोगे। कौन सा रूल था प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा प्लीज। अब देखिए रूल 1 यहाँ पे कह रहा है कि वो डॉक्यूमेंट्स जिसपे रिलीफ क्लेम करी जा रही है या रिलाय करी जा रही है डिफेंडेंट के द्वारा, उसको भी आप एक लिस्ट में बनाओगे और उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करोगे रिटन स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। अब एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट इसमें वो डॉक्यूमेंट्स जो क्रॉस के लिए दिए गए हैं या वो विटनेस को दिए गए हैं फॉर रिफ्रेशिंग हिज मेमोरीज, ठीक है। लास्ट लेक्चर में किसी ने मुझे नहीं बताया कि भाई एविडेंस एक्ट में कहां पे दिया गया है रिफ्रेशिंग मेमोरी के बारे में, कमेंट सेक्शन में इस लेक्चर में बताइए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग रूल 2 कवर करने जा रहे हैं। रूल 2 में क्या कहा गया है, रूल 2 में कहा गया है भाई अगर कोई नए फैक्ट्स हैं, आपके रिटन स्टेटमेंट के अलावा कोई नए फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं, कोई नए तथ्य निकल के आ रहे हैं, तो उनको आप स्पेशली प्लीड करोगे, स्पेसिफिकली प्लीड करोगे, ठीक है। जैसे कि क्या तथ्य है, ये तथ्य है कि भाई सूट मेंटेनेबल नहीं है, या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो वॉइड है या वॉइडेबल है इन लॉ, वो आप स्पेसिफिकली इसको प्लीड करोगे। या वो ग्राउंड जिसपे ऑपोजिट पार्टी एकदम से सरप्राइज हो जाए, सरप्राइज मतलब वो नहीं हैप्पी बर्थडे सरप्राइज पार्टी, वो वाला सरप्राइज नहीं, चौंक जाए ऑपोजिट पार्टी को चौंकने से रोकने के लिए ये आप जो है स्पेसिफिकली प्लीड करोगे कोई नए फैक्ट्स हैं। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा इशू ऑफ फैक्ट है जो प्लेंट से अराइज नहीं हो रहा है तो वो भी आप स्पेसिफिकली प्लीड करोगे, जैसे कि वो फ्रॉड से रिलेटेड है या वो लिमिटेशन से रिलेटेड है, किसी रिलीज से रिलेटेड है, पेमेंट से रिलेटेड है, कोई ऐसा फैक्ट है जो इलीगैलिटी निकाल के ला रहा है, तो इनको क्या है, इनको आप डिफेंडेंट के द्वारा रेज किया जाएगा और इनको स्पेशली या स्पेसिफिकली प्लीड किया जाएगा उसके WS में। कहां पे दिया गया है, रूल 2 स्पेसिफिकली इसके बारे में एक्सटेंसिवली बताता है। क्या ये देखिएगा 5 बातें हैं, एक तो हो गया मेंटेनेबल नहीं है, दूसरा ट्रांजैक्शन वॉइड या वॉइडेबल है, तीसरा सरप्राइज, चौथा इशू ऑफ फैक्ट नॉट अराइजिंग। ये 4 बातें और इनमें हम लोग ने 5 पॉइंट्स कवर करे। क्लियर हो गई बात। तो ये चारों आपको याद रखने हैं एज फार एज द रूल 2 इज कंसर्न। नाउ वी टॉक अबाउट रूल 3, 4 एंड 5। इनको अगर आप कंबाइन करके पढ़ो ना तो इसका आपको ऑब्जेक्ट समझ में आएगा, क्यों लेजिस्लेट किया गया, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपको समझ में आएगा। रूल 3 देखिए बात करता है डिनाइल की। ये हम लोग तीनों जो रूल्स हैं ये हम लोग डिनाइल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे रूल 3 बात करता है डिनाइल की, और रूल 3 में दिया गया है कि भाई रिटन स्टेटमेंट है। मान के चलिए अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि मैम
आपने हम लोगों से 1000 रुपए लिए हैं, कोई पर्चा कह रहा है कि मैम आपने मुझसे 1000 रुपए लिए हैं। अब अगर मैं उसको डिनाई नहीं करूंगी, मैं कहूंगी नहीं, तो क्या समझोगे आप? आपको लगेगा कि ये भाई कोर्ट की भाषा में ये एक स्पेसिफिक डिनायल नहीं है और इसको एडमिट कर लिया जाएगा कि भाई आपने 1000 रुपए लिए थे। तो यहाँ पे क्या पॉइंट है? यहाँ पे पॉइंट ये है कि भाई डिनायल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ईच एलिगेशन विच इज बीन गिवन इन द प्लेंट, उसको आप स्पेसिफिकली डील करिए। आप उसको डिनाई कर रहे हैं या बताइए अपने डब्ल्यूएस में कि मैं इसको स्पेसिफिकली डिनाई कर रहा हूं, जी नहीं मैंने नहीं लिए, बिल्कुल गलत बात है, आपका इंटेंशन ही फ्रॉडलेंट है, आप मुझे फंसाना चाहते हैं इसीलिए आप कह रहे हैं। तो आप इस तरह से उसको अटैक करिए कि नहीं ऐसा नहीं है, आप उसको फंसाने की कोशिश करिए अगर आप सही हैं, ठीक है। उसी तरह से डिनायल जो होता है वो इवेजिव नहीं होना चाहिए। कहने की बात क्या है, कुछ मजबूती ही नहीं है, आप बिल्कुल ढीले ढाले हो रहे हैं। आप ढीले ढाले नहीं हो सकते डब्ल्यूएस में, आपको बहुत स्ट्रांगली डिनाई करना है, स्ट्रिंजेंट होकर डिनाई करना है, स्ट्रिक्ट होकर डिनाई करना है। इट शुड नॉट बी इवेजिव और इधर उधर ना जाए आपका जो आप जो अपने डब्ल्यूएस में क्लेम कर रहे हो, जो डिनाई कर रहे हो एलिगेशंस को, वो इधर उधर ना हो, बिल्कुल स्पेसिफिक हो, क्लियर हो, पाथ आपका क्लियर होना चाहिए, आपका टारगेट एकदम मजबूत होना चाहिए। इट शुड बी क्लियर एंड एक्सप्लिसिट। रूल 4 इसके बारे में बात करता है, नॉट इवेजिव। ये तीनों ही प्रीलिम्स के सवाल हैं। स्पेसिफिक, डिनायल मस्ट बी स्पेसिफिक, कौन से रूल में दिया गया है, कई बार पूछा गया है। डिनायल शुड नॉट बी इवेजिव, कई बार पूछा गया है, कौन से रूल में दिया गया है। साथ ही साथ एलिगेशन ऑफ अ प्लेंट इफ नॉट डिनाइड शैल बी एडमिटेड, रूल 5 इसके बारे में बात करता है और इसको भी कई बार पूछा गया है आपके प्रीलिम्स में। तो डिनायल के 3 रूल्स देखें, 3, 4 एंड 5। पहले में दिया गया है ये कि आप स्पेसिफिक डिनायल करोगे, इवेजिव नहीं करोगे, और 5th में दिया गया है हम एडमिट कर लेंगे। क्यों ना एडमिट करें, आप खिलवाड़ कर रहे हैं कोर्ट के सामने, आप कह रहे हैं कि किया होगा, फिर पता नहीं, मुझे याद नहीं, ये सब इवेजिव बातें मत करिए। आप अपने रिटन स्टेटमेंट में स्पष्ट तौर से ये लिखिए कि भाई मैं डिनाई कर रहा हूं वो सारे एलिगेशंस। क्लियर हो गई? या तो फिर एडमिट कर लो क्लियरली, डोंट बी इवेजिव, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिट कर लिया जाएगा, ये रूल 5 में दिया गया है। इसी पॉइंट पे लीडिंग केस है, इस पे लीडिंग केस है ये बागत कंपनी वर्सेस ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी का। इन्हीं तीनों रूल्स पे है कि इन तीनों रूल्स को देखा जाएगा कि भाई डिनाइल, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से इसको इलैबोरेट फॉर्म में देखा गया और कहा कि ये डिनाइल्स हैं और ये स्पेसिफिक होने चाहिए, इवेजिव नहीं होना चाहिए, वरना कोर्ट इसको एडमिट कर लेगा, प्रिज्यूम कर लेगा कि भाई ये करा है आपने, ये आपने पैसा लिया है, या ये बात सच है जो प्लेंटिफ अपने प्लेंट में कह रहा है। Now we are going to talk about a very very important rule. We are going to talk about set off given under rule 6 of order 8. Set off क्या होता है? देखो, इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग सबसे पहले समझेंगे। मान के चलिए 2 लोग हैं, राहुल है और रोहन है, ठीक है। राहुल है और रोहन है। अब क्या होता है, राहुल अपने टीचर से जाके कहता है कि मैम रोहन ने मुझसे 10 रुपए लिए थे, 10 रुपीज लिए थे रोहन ने मुझसे कल, और अभी तक इसने वापस नहीं करे, ठीक है, अभी तक इसने वापस नहीं करे हैं, और आप प्लीज इसको देखिए। अब क्या हुआ, अब रोहन क्या कहता है, अब रोहन यहाँ पे कहता है कि, अब रोहन कहता है मैम मैंने इससे 10 रुपए तो लिए, लेकिन इसने मुझसे लास्ट वीक 5 रुपए लिए थे। क्या इसने आपको ये बात बताई कि इसने मुझसे लास्ट वीक 5 रुपए लिए थे? अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे टीचर कहती हैं कि तुम जो हो, तुम इनसे 10 रुपए मांग रहे हो, पहले तुम खुद इनको 5 रुपए दो। भाई बात तो रोहन सही कह रहा है, क्या तुमने लिए थे? राहुल कहता है हाँ मैम मैंने लिए थे। तो मैम कहती है कि यार राहुल, तुमने अगर पैसे लिए थे तो तुम 5 रुपए इससे लिए हो, तो पहले इसको 5 रुपए तो वापस कर दो, तब तो तुम बात करो अपने 10 रुपए की। अब तुम 10 रुपए की बात नहीं कर पाओगे, अब तुम बात करोगे 5 रुपए की, जो इसको तुम्हें देने रहेंगे, जो बचे हैं, बकाया है। अब यहाँ पे टीचर क्या हो गई, यहाँ पे टीचर हो गई कोर्ट, राहुल क्या हो गया, प्लेंटिफ हो गया, रोहन क्या हो गया, डिफेंडेंट हो गया। ये क्या हो गया है, ये आपका मनी से रिलेटेड मैटर है, और ये आपका रिकवरेबल अमाउंट है, ठीक है, जिसके कारण प्लेंट लाया गया है, इंस्टीट्यूट किया गया है सूट। अब यहाँ पे राहुल क्या 10 रुपए डिमांड कर रहा है, ठीक है, क्लेम कर रहा है। रोहन ने क्या कहा, रोहन ने कहा मैम इसने खुद मुझसे 5 रुपए लिए हुए थे। अब ये क्या हुआ, अब ये जो 5 रुपए का जो अमाउंट होगा ना,
₹5 जो होंगे ये सेट ऑफ कर दिए जाएंगे। सेट ऑफ करने का मतलब क्या है? सेटलिंग ऑफ, इसको सेटल ऑफ करा जा रहा है कोर्ट के द्वारा। दिस अमाउंट इज बीइंग सेटल्ड ऑफ बाय द कोर्ट, तो ये सेट ऑफ होता है और इसका रूल दिया गया है, रूल 6 में दिया गया है ये। आई होप ये तो पॉइंट है आपका अच्छे से क्लियर हो गया हो। आई होप ये एग्जाम्पल से आपका जो पॉइंट है ये अच्छे से क्लियर हो गया हो सेट ऑफ वाला, और आपको कोई भी इसमें इशू नहीं हो। अगर कोई इशू है भी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो वो जो ₹5 का अमाउंट था ना वो सेट ऑफ कर दिया जाएगा और ₹5 जो है वो बकाया रह जाएंगे। अब उसी तरह से जैसे अगर ₹10 का मैं प्लेंट लेके 10,000 का मैं प्लेंट लेके आई हूँ कोर्ट में कि फला फला इंसान ने मुझसे ₹10,000 लिए। अब वो फला इंसान कहता है कि मैम इसने ₹7,000 मुझसे खुद लिए हुए थे। तो अब क्या करा जाए? तो कोर्ट कहता है ये बढ़िया है, ये अच्छा है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग को बचाएगा, ये बात को लंबा खींचने के लिए बचाएगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग को ये हरास नहीं करेगा, डिले नहीं करेगा, सेट ऑफ कर दो, है ना। ये प्रावधान डाला गया है, ये डेलिबरेटली डाला गया है, लेजिस्लेट किया गया है। मतलब क्या है? अब आइए आप लॉ पे। मतलब ये है, ये एक स्टैट्यूटरी डिफेंस होता है प्लेंटिफ के एक्शन पे। ये एक शील्ड की तरह काम करता है डिफेंडेंट के लिए। अगर डिफेंडेंट के पास सेट ऑफ का ये प्रावधान ना हो तो डिफेंडेंट तो फॉल्ट पे है ना, वो तो सूट लाता रह जाएगा, वो अपनी बात कहता रह जाएगा। लॉ कहेगा नहीं, आप प्लेंटिफ की बात करिए, आप ये फैक्ट की बात करिए, ये इस टाइम पे मटेरियल फैक्ट है, इशू क्या है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, वो प्लेंटिफ की बात करेगा कोर्ट। तो सेट ऑफ क्या है? एक स्टैट्यूटरी डिफेंस, एक शील्ड की तरह काम करता है डिफेंडेंट के लिए। साथ ही साथ ये इसको कहा जाता है इट इज अ रेसिप्रोकल एक्रूअल ऑफ डेट्स। यहाँ पे डेट्स निकल के आती है जो पता चलती है कि भाई ये खुद ही डेटर है, इसके प्लेंटिफ खुद ही डेटर है, ठीक है। और यूजुअली जो है ये रिकवरी ऑफ मनी सूट्स में बेसिकली होता है, जहां पे मनी से रिलेटेड मैटर्स है उसमें ही होता है। ये एक ऐसी डॉक्ट्रिन है जहां पे डिफेंडेंट हैज टू पुट हिज क्लेम अगेंस्ट द प्लेंटिफ बिफोर द कोर्ट। इस डॉक्ट्रिन में डिफेंडेंट कोर्ट के सामने अपना डिफेंस रखते हुए क्लेम रखता है अगेंस्ट द प्लेंटिफ। क्लियर है? अब यहाँ पे डिफेंडेंट कैन क्लेम टू सेट ऑफ अगेंस्ट द प्लेंटिफ डिमांड any ascertain sum of money legally recoverable from the plaintiff। ये वर्ड याद रखिएगा, लीगली रेकवरेबल होना चाहिए यहाँ पे, या कोई अग्रीमेंट के फॉर्म में हो, कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में हो, नहीं भी हो, पैसा लिया हो, ये लीगल फॉर्म में हो। ये नहीं कि यार कोई फ्रॉड हुआ था, आपने पहले ही फर्स्ट इंस्टेंस में कोई क्राइम करके आपने पैसा कमाया है और उस पर कह रहे हो नहीं कर सकते हो, ये क्लेम आप नहीं रेज कर सकते हो कोर्ट के सामने, ठीक है। द डिफेंडेंट कैन क्लेम टू सेट ऑफ, ये क्लेम कर सकता है कोई भी रिकवरेबल अमाउंट जो वो प्लेंटिफ से क्लेम कर सकता है, लीगली रिकवरेबल है वो, उसने लिया हुआ है प्लेंटिफ ने। इतनी बात क्लियर हो गई सेट ऑफ की। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इसके एसेंशियल्स की, क्या एसेंशियल्स निकल के आए भाई? ये रिकवरी ऑफ मनी से रिलेटेड होना चाहिए, इसमें कोई एसर्टेन सम ऑफ मनी होना चाहिए भाई, कोई एसर्टेन सम ऑफ मनी तो हो। अब मान के चलो 10,000 रुपए लिए, अगर आप कोर्ट के सामने कह रहे हो हाँ इन्होंने भी मुझसे लिया, अरे कोर्ट कहेगा पैसा तो बताओ कितना लिया है। तो कोई एसर्टेन सम ऑफ मनी हो तो कोर्ट की प्रोसीडिंग के लिए भी सही रहेगा, कोर्ट के लिए भी आसान रहेगा। ये अमाउंट जो है लीगली रिकवरेबल होना चाहिए है कि ये लीगल कोर्स ऑफ एक्शन में इसको आप रिकवर कर सकते हो प्लेंटिफ से। साथ ही साथ इट मस्ट बी रिकवरेबल फ्रॉम द प्लेंटिफ बाय द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट के द्वारा ये रिकवर होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो कोर्ट की पिक्यूनरी लिमिट है उसको नहीं एक्सीड करना चाहिए। मान के चलो आप एकदम से कह दो कि भाई 20 लाख रुपए लिए, नहीं कर सकते हो आप ऐसा। कोर्ट की पिक्यूनरी लिमिट है उसमें जो है वो आप क्लेम अपना करो। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग इलस्ट्रेशंस के माध्यम से समझेंगे कि क्या डॉक्ट्रिन जो है सेट ऑफ का वो किस तरह से अप्लाई किया जाता है। देखिए, A sues B on a bill of exchange. B alleges that A has wrongfully neglected to insure B's goods and is liable to him in compensation which he can claim to set off. The amount not being ascertained cannot be set off. कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है अमाउंट की तो सेट ऑफ नहीं हो सकता है। जहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज है, सू कर रहा है, बी ये एलेज कर रहा है कि ए ने रॉन्गफुली निग्लेक्ट किया है कि इंश्योर करेगा बी के गुड्स को और कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आप अमाउंट नहीं बता पा रहे हो, उसने खाली कह दिया आपसे, आप अमाउंट नहीं बता पा रहे हो तो आपका सेट ऑफ नहीं हो पाएगा। उसी तरह से A sues B on a bill of exchange for ₹500. B holds a judgment against A for ₹1,000. The two claims being both definite pecuniary demands may be set off. इनको set off किया जा सकता है। A sues B for a compensation on account of trespass. B holds a promissory note for ₹1,000
from A and claims to set off that amount against any sum that A may recover in the suit. B may do so for as soon as A recovers both sum are definite pecuniary demands. Clear है? A and B sue C for ₹1,000. C cannot set off a debt due to him by A alone. अब अगर A के अगेंस्ट कोई डेट अकेले उसके ड्यू है तो अब सू कैसे कर रहे हैं, ए और बी एक साथ कर रहे हैं, तो जो अकेले ए के साथ ड्यू है वो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, ठीक है। A sues B and C for ₹1,000. B cannot set off a debt due to him by alone by A. A owes same. A owes the partnership firm of B and C ₹1,000. B dies, leaving C surviving. A sues C for a debt ₹1,500 due to a separate character. C may set off the debt for ₹1,000. तो ये क्या है, यहाँ पे आप देखो कि किस तरह से आप सेट ऑफ कर सकते हो और ये कोर्ट के द्वारा अलाउ किया जाता है। अब लॉ में देखिएगा दो टाइप के सेट ऑफ है, एक होता है आपका लीगल सेट ऑफ और एक होता है आपका इक्विटेबल सेट ऑफ। लीगल सेट ऑफ में एक एसर्टेन सम ऑफ मनी होता है, लेकिन इक्विटेबल सेट ऑफ में क्या होता है, एसर्टेन सम ऑफ मनी नहीं होता और ये डैमेजेस की तरह पे क्लेम किया जाता है। लीगल सेट ऑफ में क्या होता है, एक लीगल राइट होती है और ये लीगल राइट की तरह क्लेम किया जाता है बाय द डिफेंडेंट, लेकिन इक्विटेबल सेट ऑफ को आप लीगल राइट की तरह क्लेम नहीं कर सकते हो। और लीगल सेट ऑफ में कोर्ट जो होता है वो बाउंड होता है कि आप एंटरटेन करो, भाई अगर 1,000 रुपए पहले से लिए हुए हैं प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट से, तो क्यों ना हम डिफेंडेंट की बात को सुने, है ना। तो ये जस्टिस में भी रिक्वायर्ड है, नेचुरल जस्टिस का भी एक प्रिंसिपल है कि भाई आप दोनों ही पार्टीज को सुनो। तो ये दोनों ही टाइप के लीगल सेट ऑफ भी होता है और इक्विटेबल सेट ऑफ भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक ऑफ काउंटर क्लेम। कहां पे दिया गया है, रूल 6A से लेकर के 6G, ठीक है। ये आपको मिलेगा ऑर्डर 8 में, रूल 6A से लेकर के 6G तक की। इसको 1976 के अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया था काउंटर क्लेम का प्रोविजन। काउंटर क्लेम क्या होता है, काउंटर क्लेम को अगर आप समझे तो जिस तरह से हम लोग ने एग्जाम्पल के फॉर्म में देखा, मान के चलो ए है, ए बी से ये डिमांड कर रहा है, ये क्लेम कर रहा है कि बी का मेरी प्रॉपर्टी पे क्या है, इलीगल पोजेशन है, बी का इलीगल पोजेशन है। अब मान के चलो, ठीक है, कोर्ट के सामने ये बात गई, सूट इंस्टीट्यूट हुआ, मान के चलो बी जो है काउंटर क्लेम करता हुआ अपने रिटन स्टेटमेंट में ये स्टेट करता है कि ए साहब कह रहे मेरा इलीगल पोजेशन है, मैंने प्रॉफिट्स का मुझे चार्ज देना पड़ रहा है और फलाना फलाना जो भी चीजें कोर्ट की प्रोसीडिंग है। और अगर मैं ये बात कहूं कि ये घर ही मेरा है, आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस, इलीगल पोजेशन नहीं है मेरा, आई एम द ओनर ऑफ दिस हाउस, उल्टी बात ट्रेसपास इलीगल पोजेशन की बात हटाता हुआ ये काउंटर क्लेम करता है। ये क्या है, ये क्रॉस क्लेम है और ये डिफेंडेंट कहता है कि वो घर ही मेरा है। तो ये क्या सिचुएशन अराइज हो गई, ये काउंटर क्लेम की सिचुएशन अराइज हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये क्रॉस क्लेम हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस क्लेम हो रहा है अगेंस्ट द क्लेम मेड बाय द प्लेंटिफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो ये बात कह दे कि भाई वो घर ही मेरा है, तो कोर्ट को उसकी बात सुननी पड़ जाएगी। तो इट इज द क्लेम मेड बाय द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ इन अ सूट, ठीक है। रूल 6 क्या कहता है, डिफेंडेंट अपने सेट ऑफ कर सकता है बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम, सेट ऑफ करवा सकता है काउंटर क्लेम के वे में अगेंस्ट द प्लेंटिफ्स क्लेम। कोई भी राइट हो, कोई भी क्लेम हो, कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड, कोई भी राइट हो, कोई भी क्लेम हो, उसको वो सेट ऑफ करवा सकता है बाय द वे ऑफ काउंटर क्लेम, ठीक है, अक्रूइंग टू द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ। अब ये अक्रू कर रहा है, डिफेंडेंट का फायदा है इसमें, डिफेंडेंट के पास थी वो चीज और वो प्लेंटिफ के अगेंस्ट अक्रू कर रहा है उसके पास, बिफोर और आफ्टर फाइलिंग द सूट। ये रिस्पेक्टिव हो कि भाई बिफोर हो या आफ्टर फाइलिंग ऑफ द सूट हो, बिफोर द डिफेंडेंट हैज डिलीवर्ड हिज डिफेंस और द टाइम हैज एक्सपायर्ड, इससे पहले होना चाहिए, मतलब उसका डिफेंस डिलीवर होने से पहले होना चाहिए काउंटर क्लेम, और जो टाइम दिया गया है लॉ के द्वारा वो अगर एक्सपायर हो गया तब आप नहीं कर सकते, लेकिन उससे पहले ही करना चाहिए आपको। तो ये बात हो गई आपके रूल 6A की, ठीक है। अब इस रूल में ये इमटेरियल होगा कि काउंटर क्लेम जो है इज इन द नेचर ऑफ क्लेम ऑफ डैमेजेस और नॉट। अब ये जो काउंटर क्लेम है ये भले ही वो डैमेजेस के लिए कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, ये इसमें इमटेरियल होने वाला है, लेकिन ये जरूर देखा जाएगा कि भाई वो
बिफोर होना चाहिए, उसका जो डिफेंस रखा जा रहा है डिफेंडेंट के द्वारा उससे पहले होना चाहिए, या जो एक्सपायरी है टाइम पीरियड की उससे पहले होना चाहिए। ये चीज इसमें इमटेरियल होगी कि भाई उसमें डैमेजेस क्लेम किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। क्लियर होगी बात। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे याद रखनी ये है कि भाई आप पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन जो कोर्ट का है उसको आप एक्सीड ना करें। जो आपका काउंटर क्लेम होता है उसको प्लेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, काउंटर क्लेम को प्लेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, ये स्पेसिफिकली दिया गया है आपके रूल 6A में। ठीक है, ये क्रॉस सूट होता है, इट इज अ क्रॉस सूट। काउंटर क्लेम पे एक लीडिंग केस है लक्ष्मी दास वर्सेस नाना भाई दास का, 1964 सुप्रीम कोर्ट का। एक्सटेंसिवली सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर क्लेम के जो प्रोविजंस थे उनको डील किया अच्छे से। जो है इसमें आप देखोगे इलेबोरेट प्रोविजंस आपको मिलेंगे काउंटर क्लेम के बारे में, लक्ष्मी दास वर्सेस नाना भाई, लीडिंग केस ऑन दिस पॉइंट। अब देखिए रूल 6 हम लोगों ने देख लिया, 6B क्या कहता है। रूल 6B जो है वो प्रोवाइड करता है कि डिफेंडेंट जो है स्पेसिफिकली स्टेट करेगा वो ग्राउंड जो उसके राइट को सपोर्ट कर रहे हैं काउंटर क्लेम में। WS में कोई भी ऐसा राइट है जो उसके ग्राउंड को सपोर्ट कर रहा है काउंटर क्लेम के ग्राउंड को, वो आप WS में स्पेसिफिकली स्टेट करोगे। रूल 60 क्या कहता है, प्लेंटिफ अपना कोई आर्ग्यूमेंट जो है वो रेज कर सकता है और जो क्लेम है वो इट शुड नॉट बी हैव बीन डिस्पोज्ड आउट बाय द काउंटर क्लेम बट बाय एन इंडिपेंडेंट सूट, कोर्ट में ऑर्डर इन दैट इफेक्ट। कहने की बात क्या है, प्लेंटिफ चाहे तो कोर्ट के सामने ये तथ्य रख सकता है कि भाई ये जो मैटर रेज किया है डिफेंडेंट ने, डिफेंडेंट जो कह रहा है कि ये इलीगल पोजेशन की बात कर रहे हैं, ये घर ही मेरा है, जो डिफेंडेंट ये बात कह रहा है कि वो इस घर का ओनर है, प्लेंटिफ चाहे तो वो ये आर्गुमेंट रेज कर सकता है कोर्ट के सामने कि आप इसको काउंटर क्लेम की तरह मत ट्रीट करिए, इसको आप एक इंडिपेंडेंट सूट की तरह ट्रीट करिए। कहाँ दिया गया है, रूल 6C इसके बारे में बात करता है कि प्लेंटिफ ऐसा कोई आर्गुमेंट रेज कर सकता है। टॉकिंग अबाउट रूल 6D, यहाँ पे बात करी गई है कि अगर प्लेंटिफ का जो सूट है वो डिसमिस हो गया है, कोर्ट डिफेंडेंट के काउंटर क्लेम के साथ प्रोसीड कर सकता है। DCC यहाँ पे डिफेंडेंट्स काउंटर क्लेम है, शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज किया है DCC, ठीक है। इफ प्लेंटिफ सूट इज डिसमिस, कोर्ट में प्रोसीड विद डिफेंडेंट्स काउंटर क्लेम। रूल 6D इसके बारे में बात करता है। 6E कहता है प्लेंटिफ अगर डिफॉल्ट में है, प्लेंटिफ डिफॉल्ट इन रिप्लाई टू डिफेंडेंट्स काउंटर क्लेम, तो कोर्ट बैठा नहीं रहेगा, प्रोसीड कर जाएगा और जजमेंट प्रोनाउंस कर देगा अगेंस्ट द प्लेंटिफ, अगेंस्ट P। क्लियर है, तो बैठा नहीं रहेगा कि यार तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं, तुम अगर सुन ही नहीं रहे हो, प्लेंटिफ का डिफॉल्ट है कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो डिफेंडेंट के काउंटर क्लेम पे, तो जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया जाएगा। 6F क्या कहता है, 6F कहता है कि जो बैलेंस अमाउंट है ना, बैलेंस अमाउंट तो पे करो भाई। जब काउंटर क्लेम एस्टैब्लिश हो गया है प्लेंटिफ के क्लेम के अगेंस्ट, अगर 10,000 तुमने लिए हैं, प्लेंटिफ ने पहले ही से 10,000 रुपए लिए हुए हैं, 10,000 रुपए अगर पहले ही से प्लेंटिफ ने लिए हुए हैं और डिफेंडेंट 5,000 की मांग कर रहा है, तो पहले तुम तो भाई 10,000 रुपए दो उसको, पहले तुम तो 10,000 रुपए तुम्हें देने पड़ जाएंगे। तो ये बेसिकली बैलेंस जो है पे करने के लिए कोर्ट कहेगा अंडर रूल 6F। 6G किसके बारे में बात करता है, रूल 6G बात करता है 3G की तरह 6G, 4G, 5G, 6G आने वाला है। रूल्स रिलेटिंग टू WS शैल अप्लाई टू द काउंटर क्लेम। जो रूल्स रिटन स्टेटमेंट के हैं वो काउंटर क्लेम में भी अप्लाई करेंगे। और काउंटर क्लेम को किसकी तरह ट्रीट करा जाता है, अभी हम लोगों ने देखा, इट इज ट्रीटेड एज अ प्लेंट, इट इज ट्रीटेड एज अ प्लेंट, ठीक है। और जो WS के रूल्स हैं वो काउंटर क्लेम पे भी अप्लाई करें। अब देखिए रूल 7 क्या बात करता है, रूल 7 कहता है कि कोई भी डिफेंस है या सेट ऑफ है जो सेपरेट ग्राउंड्स के ऊपर बेस्ड है, उसको आप सेपरेटली और डिस्टिंक्टली ट्रीट करोगे। रूल 8 क्या कहता है, अगर कोई नए ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस हैं उनको भी आप बताओगे कि अगर आपके कोई नए ग्राउंड्स हैं उनको आप मेंशन करो अपने रिटन स्टेटमेंट में। रूल 9 बात करता है सब्सिक्वेंट प्लीडिंग की, कोर्ट के परमिशन के बाद ही आप सब्सिक्वेंट प्लीडिंग रेज करोगे, ये नहीं कि WS फाइल कर दिया उसके बाद आपको कोई प्लीडिंग रेज करनी है, तो ये कोर्ट की परमिशन के थ्रू ही हो पाएगा। रूल 10 बात करता है जजमेंट अगेंस्ट डिफेंडेंट व्हेन पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट अ WS कॉल्ड फॉर। अब यहाँ पे WS देने के लिए कहा है, अब डिफेंडेंट के अगेंस्ट भी रूल 10 में प्रोसीड करेगा। एक हम लोग ने देखा है एक्स पार्टी प्रोसीड करने के बाद समन में नॉन अपियरेंस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे क्या बात करी गई है, जजमेंट अगेंस्ट डिफेंडेंट रूल 10 ऑर्डर 8 में भी कर सकता है यहाँ पे कोर्ट
ठीक है, अगर आपने कंप्लाई नहीं करा विद रूल 9 या फिर रूल 1, ठीक है, रूल 1 या रूल 9 के साथ आपने कंप्लायंस नहीं किया है, पार्टी फेल कर रही है कि भाई प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो, 30 दिन का टाइम दे दिया, कोर्ट ने एक्सटेंड भी कर दिया, 90 दिन का टाइम दे दिया, उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपके अगेंस्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया जाएगा। अब देखिए, अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स तो हम लोग ने रूल 9 में देखा, सॉरी, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बीच में इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंस, तो सबसे पहले प्रोविजन रूल 8 रूल 6 ऑर्डर 8 रूल 6 में दिया गया और काउंटर क्लेम इज बीन गिवन इन ऑर्डर 8 रूल 6A to 6D। उसके बाद डिफेंस में ये एक शील्ड की तरह यूज किया जाता है इस तरह से, और जो काउंटर क्लेम होता है वो तलवार की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, इट इज एन अटैक और स्वॉर्ड। सेम ट्रांजैक्शन से अराइज होना चाहिए, सब्सिक्वेंट जो आपका सेट ऑफ जो होता है वो सेम ट्रांजैक्शन में ही यूजुअली होता है, और काउंटर क्लेम में ये जरूरी नहीं है कि इट इज अराइजिंग फ्रॉम द सेम ट्रांजैक्शन। लाइन मैंने ड्रॉ करी थी जो कि बहुत पतली थी, तो एक और लाइन ड्रॉ कर देती। अगर हम लोग बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो यूजुअली इसको मनी सूट्स में ही क्लेम किया जाता है सेट ऑफ को, और इजी भी होता है कोर्ट के लिए। काउंटर क्लेम की बात करें तो वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा मनी सूट्स में ही लिमिटेड हो, राइट। यहाँ पे सबसे जो सेट ऑफ है आपका, मैं पता नहीं क्यों सब्सिक्वेंट क्यों बोल रही हूँ, सेट ऑफ जो है वो एक्सीड नहीं कर सकता है प्लेंटिफ के क्लेम में, जनरली इट शुड नॉट एक्सीड। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा कोई लिमिटेशन है जो मैंडेटरी हो, लेकिन काउंटर क्लेम में वो प्लेंटिफ के क्लेम को एक्सीड कर सकता है। तो आई होप यहाँ पे जो है हमारा पूरा काउंटर क्लेम सेट ऑफ अच्छे से आपको समझ में आ गया हो, आई एम होपिंग दैट। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे अब लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सबसे पहले काउंटर क्लेम हैज बीन डेल्ट अंडर प्रोविजन बताना है आपको। दूसरा, काउंटर क्लेम शैल बी ट्रीटेड एज, क्या इसको प्लेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा या इसको WS की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्या होता क्या है ये काउंटर क्लेम होता है ना, और इसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। क्रॉस सूट, इट इज ऑल्सो नोन एज अ क्रॉस सूट, अभी हम लोगों ने डील किया यहाँ पे, इट इज ऑल्सो अ क्रॉस सूट, ठीक है। दूसरा ही सूट ले आ रहे हो आप, ऐसी बात कर दे रहे हो कि भाई दूसरा सूट आ सकता है, आपकी बात में बड़ी मजबूत बात कर दी आपने, तो आप तो क्लाइमेक्स ले आए मूवी में, है ना। थर्ड पॉइंट, सेट ऑफ इज अ, क्या होता है सेट ऑफ, ये क्या कहा जाता है, ये एक डिफेंस होता है, क्लेम होता है, राइट होता है, क्या होता है, ठीक है। इसके टाइप्स भी आपको बताना है। साथ ही साथ सेट ऑफ कैन बी क्लेम्ड ओनली इन, कौन से सूट्स में क्लेम किया जाता है यूजुअली सेट ऑफ। साथ ही साथ काउंटर क्लेम क्या होता है, इट इज अ क्रॉस सूट या फिर एक जनरल सूट होता है, क्या होता है, इंडिपेंडेंट सूट होता है, बताइएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग आंसर्स भी बता देते हैं, चलिए। काउंटर क्लेम जो है प्रोविजन क्या है काउंटर क्लेम का, आपका 6A to 6G, ये आपके रूल्स हो गए, ऑर्डर 8, ठीक है। साथ ही साथ ये किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, इट हैज टू बी ट्रीटेड एज अ प्लेंट, रूल 6A में दिया गया है, रूल 6A में दिया गया है। उसी तरह से सेट ऑफ क्या होता है, सेट ऑफ एक शील्ड होता है, एक डिफेंस होता है, ठीक है। सेट ऑफ कैन बी क्लेम्ड यूजुअली इन मनी सूट्स। काउंटर क्लेम क्या होता है, इट इज अ क्रॉस सूट, ये क्रॉस सूट होता है काउंटर क्लेम। और काउंटर क्लेम क्या होता है, ये अटैक होता है, इसको हम लोग एक तलवार की तरह यूज करते हैं, ठीक है। क्लेम अगेंस्ट द क्लेम, इट इज अ क्लेम अगेंस्ट द प्लेंटिफ्स क्लेम। उसके बाद अगर हम लोग मेंस के क्वेश्चंस की बात करें, व्हाट इज अ रिटन स्टेटमेंट, व्हेन अ रिटन स्टेटमेंट इज फाइल्ड, कंटेंट्स ऑफ रिटन स्टेटमेंट क्या क्या होने चाहिए हैं, और उन कंटेंट्स को किस तरह से, यहाँ पे आपको रूल 3, 4 और 5 तीनों का ही मेंशन देना है। नॉन फाइलिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट क्या है, रूल 10 क्या कहता है, व्हाट इज अ सेट ऑफ, व्हाट आर काइंड्स ऑफ सेट ऑफ, 2 सेट ऑफ बताए, व्हाट इज लीगल एंड इक्विटेबल सेट ऑफ। फिर उसके बाद what is a counter claim by a defendant, what is the difference between counter claim and set off। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। बहुत ही धमाकेदार सेशन रहा आज का। आई होप आपको सारे ही सब टॉपिक क्लियर हुए हों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेक केयर। और कोई भी आपको लेक्चर चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट हो, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा।
कौन से जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस की आपकी तैयारी चल रही है, बिहार, राजस्थान, गुजरात, कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बताइएगा। और अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स या जीके से रिलेटेड कोई भी टॉपिक के बारे में लेक्चर चाहिए हो या कोई भी ऐसा स्पेसिफिक सेशन चाहिए हो तो जरूर शेयर करिएगा। आई वुड लव टू टेक अ लाइव क्लास विद ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।